बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल फिज़िक्स, और बेटा आज से हम इसका एक्सरसाइज का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। ऑप्शंस मैंने मार्क कर दिए हैं, लेकिन एफएससी में जो की रोल होता है वो मार्किंग के अलावा आपकी एमसीक्यूज़ को समझने का होता है, कि अगर इनसे रिलेटेड कोई पेपर में एमसीक्यूज़ आए तो वो आपके कंसेप्ट बेस्ड हो तो आपको समझ आता है। तो इनको रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना, इनको समझना है। तो बेटा फर्स्ट एमसीक्यू है 13.1, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मोस्ट गैसेस टू बिहेव नियरली आइडली। कहता है जो आपके पास कंडीशन है कि रियल गैसेस बिहेव करें आइडियल गैसेस की, वो क्या है? ए ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बी ऑप्शन है जी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और सी ऑप्शन है जी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और डी ऑप्शन है जी हाई टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब पहली बात तो ये, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सवाल ये पैदा होता है क्यों? पहली बात तो ये कि भाई जो हमारे पास आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस में तो बेटा गैस मालिक्यूल्स होते हैं। काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो उनका साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि जो उनके दरमियान फासला है गैस मालिक्यूल के दरमियान वो ज़्यादा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो दो गैस मालिक्यूल के दरमियान फासला है वो उनके साइज़ से ज़्यादा है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो गैस मालिक्यूल तभी फोर्स एक्सर्ट करते हैं या वो आपस में कोलाइड करें या वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करें। तो आइडियल गैस की जो कंडीशन है ना वो ये है कि गैस मालिक्यूल दूर दूर रहें। समझ रहे हैं बात? रियल गैसेस में मालिक्यूल जो है वो थोड़ा पास पास रहते हैं। अब मालिक्यूल्स को दूर करने के लिए ना हमें चाहिए हाई टेम्परेचर। क्यों चाहिए भाई? हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस है ना वो रिड्यूस होती हैं। जब हम यहाँ से हीट देंगे या इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो गैस मालिक्यूल्स है ना, ये टू एंड फ्रो जो इनका रेट ऑफ क्लियर है वो बढ़ेगा। ये चाहेगा कि हम आज़ाद आना मूव करें। तो पहले जो इनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर थे रियल गैस में, अब वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस रिड्यूस होना शुरू होंगी, तो ये फैलना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो गैस मालिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम होगा वो एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो निगलिजिबल होगा, वैसे ये कंटेनर में फैलना शुरू कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती कि जब ये सारे के सारे डेंस थे, इकट्ठे थे रियल गैस में, तो तब जो है वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा थी, और ये जो है हाई प्रेशर पे थे रियल गैस में। आइडियल गैस में हम ये कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो लो प्रेशर एक्सर्ट करें। तो लो प्रेशर के रखने का फ़ायदा ये है कि पार्टिकल्स मूव फार अपार्ट, के पार्टिकल फैल जाएं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं। ठीक है, कम प्रेशर हो उनके ऊपर। तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लो बेटा प्रेशर चाहिए होता है रियल गैस को आइडियल गैस बिहेव करवाने के लिए। ठीक है, तो आप मार्क कर लें हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ताकि रेट ऑफ जो क्लियर है वो ज़्यादा हो पार्टिकल का। या आप ये कह दें कि जो उनका मूव करने के जो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ जाए, आज़ाद आना मूव करें वो हाई टेम्परेचर से। और लो प्रेशर हो, यानी कि गैस मालिक्यूल कंप्रेस ना रहे उनके, जैसे अगर इनके ऊपर यहाँ पिस्टन रखते हैं हम एक ढक्कन सा, तो वो दबा ना हो। ठीक है, लो प्रेशर होना चाहिए, उसको उठा दें, अगर वो ढक्कन दबा हुआ तो उसको ऊपर ले जाए। तो ये जी आपने मार्क कर लेना है पहला एमसीक्यू। दूसरा आपके पास है बेटा 13.2, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मालिक्यूल इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। बेटा VRMS आपको गिवन है, आप नोट कर लें 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू हाफ, टेम्परेचर जो है ना जी वो एक्चुअल टेम्परेचर का हाफ हो गया है। मैंने T प्राइम लिखा है T/2, एंड मालिक्यूलर वेट इज़ डबल। और जो मालिक्यूलर वेट है उसको हम M से लिखते हैं, तो जो नया मालिक्यूलर वेट है M प्राइम वो 2M है। ठीक है, प्रीवियस वाला M था। ठीक है, देन VRMS विल बिकम, अब वो कहता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होगी अब उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता है √3 RT/M।
आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, अब देखें जो हमने फैक्टर्स इधर लिखे हैं ना वो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो न्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपके पास बनेगी √3r टी प्राइम ओवर एम प्राइम। अब टी हमने कहा हाफ हो जाएगा, तो टी प्राइम की जगह आ जाएगा t/2, 3r एज इट इज़ रहेगा, और मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाएगा तो एम प्राइम की जगह आ जाएगा 2m। अभी जो फैक्टर है ना t/2, इसका 1/2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 बन जाएगा। तो √1/4 मैंने सेपरेट कर लिया और 3RT ओवर m को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए 1/4 का अंडर रूट होता है 1/2 और √3RT ओवर m ये सारा का सारा दोबारा क्या बन गया VRMS। तो इसकी जगह लिख लें VRMS। तो इसका मतलब है जो न्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो प्रीवियस का एक्चुअल वैल्यू का हाफ हो गई। तो पहले थी 300, तो 300 का बेटा हाफ अगर हम करें 300/2 तो वो बनता है 150 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो आपके पास MCQ का आंसर था वो भी बी था बीटा, दूसरे का भी बेटा क्या आ गया बीटा बी, 150 मीटर पर सेकेंड मार्क कर लें। ठीक है, तीसरा बेटा आपके पास अब MCQ है। थर्ड MCQ की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, द रूट मीन स्पीड ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज़ v। भाई जब T टेम्परेचर है ना 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट में बनेगा 27 + 2 73 300 केल्विन। तो तब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS वो v के बराबर है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ राइज 327 डिग्री सेल्सियस, अब जो टेम्परेचर है T प्राइम वो बेटा हो गया 327 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस इज, कहता है जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। VRMS प्राइम आपसे पूछ रहा है। एक चीज़ देखें, जो हाँ आपके पास पहले टेम्परेचर था वो 300 था, अब जो T प्राइम है वो 600 है, तो डबल हो गया ना टेम्परेचर। तो मैं 600 को लिख सकता हूँ 2 × 300 और 300 प्रीवियस T था, तो इसका मतलब T प्राइम जो है वो 2T के बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा। वी नो डैट, अब हम जानते हैं वही ऊपर वाला फार्मूला कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है √3RT ओवर m। ठीक है, अब VRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। कब बेटा, देखिए 3R कांस्टेंट है, R जो है ना इसकी वैल्यू होती है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, जनरल गैस कांस्टेंट। 3 वैसे ही कांस्टेंट है, और अगर मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही गैस है क्योंकि, तो m कांस्टेंट है, 3R कांस्टेंट है, तो VRMS का डायरेक्ट रिलेशन है T के साथ। तो जो हमारे पास रेशो बनेगी ना VRMS प्राइम ओवर VRMS वो बनेगी √T प्राइम ओवर √T। अब √T प्राइम मैंने आपको बताया वो 2T के बराबर है। तो पहले तो मैंने दोनों अंडर रूट को एक ही अंडर रूट में लिख लिया, T प्राइम ओवर T। अब T प्राइम था 2T, T से T कैंसिल, तो ये आ गया √2। तो बेटा जो हमारे पास रेशो आ गई VRMS जो आपके पास फाइनल बनी ओवर VRMS इनिशियल वो आ गई √2। तो हमें तो VRMS प्राइम चाहिए था आफ्टर वाला, तो VRMS इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, और VRMS मैंने V लेट किया था तो ये बनेगा √2V। ठीक है, तो जो अब आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड बनेगी ना गैस की वो हो जाएगी आपके पास V × √2। तो C40 इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लें आप। फिर बेटा फोर्थ MCQ है हमारे पास, रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 एंड H2 एट इक्वल टेम्परेचर विल बी। कहता है अगर टेम्परेचर इक्वल है तो बताएं जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ की रेशियो है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की वो क्या बनती है। तो देखें ऑप्शन है इसका बीटा 1:4। सवाल ये पैदा होता है ये आया कैसे। तो अगेन वही फार्मूला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्पीड का √3RT ओवर m। अब हमें कहा गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और 3R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है हमारे पास √m के साथ। तो VRMS इज़ इक्वल टू 1/√m हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वल की जगह आप प्रोपोर्शनैलिटी लगा ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। सही है, जहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। अच्छा, अब देखिए हमें गिवन था कि जो हमारे पास O2 है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमें पता है 16 × 2 वो बनता है 32, और H2 का जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है 2 × 1 2 बनता है वो। ठीक है, तो MO2 भी गिवन है 32 और MH2 भी हमें गिवन है 2। तो इस फार्मूला के मुताबिक VRMS और √m का इन्वर्स रिलेशन है। तो जब मैं लिखूँगा ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो जो उसका √मैस वाली वैल्यू है अगर वो न्यूमिनेटर में तो वो डिनोमिनेटर में आएगा,
और जब मैं लिखूँगा VRMS ऑफ H2 हाइड्रोजन की, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका मैस कहाँ आएगा, न्यूमिनेटर में, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है, इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो आप लिखेंगे VRMS O2 ओवर VRMS H2 इज इक्वल टू अंडर रूट MH2 ओवर अंडर रूट MO2। तो जो मालिक्यूलर आपके पास वेट था किसका जी, हाइड्रोजन का, वो था अंडर रूट 2 और ऑक्सीजन का था अंडर रूट 32। तो उसको लिख लिया अंडर रूट 2 ओवर 32, 2 1 2 2 16 32, या आप इसको लिख लें 2 1 2 एंड 2 6 12, ऐसे कर लें बेशक, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी आपके पास जो रेशियो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, वो बेटा आपके पास बन जाएगी 1/16। तो अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो 1/4 यानी कि 1:4 आंसर आ जाएगा, जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन O2 एंड H2 की जो रेशियो आ रही है, सही है। फिर बेटे हमारे पास है MCQ 13.5। इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज़ अ गैस विथ प्रेशर ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If the gas density is 6 kg per meter cube, what is the effective speed of the each gas particle? बेटा अगेन आपसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछी जा रही है, बट अब आपको जो है ना वो P दे दिया गया और डेंसिटी दे दी गई है। तो प्रेशर लिख लिया 3.2 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी आ गई 6 kg पर मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला भी तक हमने तकरीबन ऊपर वाले तमाम MCQ में इस्तेमाल किया है, वो होता है बेटा अंडर रूट 3RT ओवर कैपिटल M। अब देखिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है कि PV इज़ इक्वल टू NRT, और 1 मोल के लिए PV RT के बराबर होता है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है ना वो ये करना है कि जो 3RT ओवर M है, ये RT है ना, RT को रिप्लेस कर ले PV से, तो 3PV ओवर M बन जाएगा। फिर हमने बड़ा डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर ये है वॉल्यूम ओवर मैस, तो ये बनेगा 1 ओवर रो, तो ये बन जाएगा 3P ओवर रो अंडर रूट, सही है। इसमें वैल्यू पुट कर दें, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की जगह 3, P की जगह बेटा प्रेशर की वैल्यू 3.2 मल्टीप्लाई 10⁵, और डेंसिटी की जगह वैल्यू आ जाएगी इसकी जो कि 6 थी। तो 3 1 3, 3 2 6, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 3.2 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये जो 3.2 है इसको मैं 32 लिख सकता हूँ। अगर मैं ये जो 10 की पावर 5 है ना, इसका एक 10 इसे दे दूँ तो ये बनेगा 32 मल्टीप्लाई 10⁴, या दूसरे लफ्ज़ों में जब मैं डेसिमल को एक डिजिट राइट लेके जाऊँगा तो 5 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, 5 - 1, तो वो 4 बन जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन देखें 2 1 2 एंड 2 16 32, तो ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10⁴। अब बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16, और 10 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 10 की 2 की 2, तो वो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकंड, या मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर पर सेकंड या 400 मीटर पर सेकंड। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो आ जाएगी 400 मीटर पर सेकंड। अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास है 13.6, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मालिक्यूल इंटरेक्ट ड्यूरिंग कुलियन, ठीक है जी, ये है जी हमारे पास स्टेटमेंट है। मालिक्यूल्स आर इन कॉन्टीन्यूस रैंडम मोशन, ये भी जी स्टेटमेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। कुलियंस आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये भी स्टेटमेंट है। भाई ये तीनों हमारे पास स्टेटमेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो एक ही बचती है, मालिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर अंडरगो इन इलास्टिक कुलियन, ये गलत है जी, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो उसने कहा था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं है काइनेटिक थ्योरी की, तो आखिरी वाली नहीं है, क्योंकि जो क्लियन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है बाय काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैंने लिखा है रीज़न में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट दैट द क्लियन बिटवीन गैस मालिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, क्या होती है जी, परफेक्टली इलास्टिक क्लियन होती है। तो डी डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 13.7, विच इक्वेशन इंश्योर दैट अ स्टार रिमेन स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। भाई देखिए हमने ना पढ़ा था कि स्टार जब जो है ना नेबुलाइज स्टेट से प्रोटोस्टार बनता है, और प्रोटोस्टार के बाद फाइनली जब वो स्टेबल स्टार बनता है तो दो तरह के प्रेशर उस पर लग रहे होते हैं। एक जो गैस मालिक्यूल जो है जब ये प्रोटोस्टार बना तो ये ग्रेविटी की वजह से, स्टार की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे के करीब करीब आ गए, जिस वजह से वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी ज़्यादा हुई, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई।
और उससे जो इंटरनल प्रेशर था वो ये गैस मालिक्यूल एक्सर्ट करते हैं आउटर कोर पे, ठीक है। तो जो इंटरनल प्रेशर है वो आउटवर्ड होता है, और एक प्रेशर बेटा हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल प्रेशर। वो ग्रेविटेशनल प्रेशर जब ये गैस मालिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हुए एक दूसरे के पास आया ड्यू टू स्टार ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल प्रेशर इनवर्ड होता है, और जब ये पास आ जाते हैं एक दूसरे के डेंस स्टेट में आ जाते हैं, तो तब ये क्या कहते हैं कि हमने आज़ाद होना है, तो तब ये जो इंटरनल प्रेशर लगाते हैं वो आउटवर्ड होता है। तो स्टार स्टेबल होने की कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, और वो तब होता है जब ग्रेविटेशनल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हो। तो यहाँ पे है कि मैस कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, नहीं जी ये नहीं है, मैस कंटिन्यूटी इक्वेशन मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्लूइड डायनामिक्स में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम कहते हैं एनर्जी ग्रेविटेशनल इक्वेशन, नहीं ये भी नहीं है जी। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन, नो जी ये भी नहीं है। तो सी है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसे हम कहते हैं, और आपकी बुक में ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम इंटू रो ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें आर रेडियस है, एम मैस ऑफ स्टार है, रो डेंसिटी ऑफ स्टार है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और स्टार कब स्टेबल होता है मैंने आपको बताया, जब इंटरनल आउटवर्ड प्रेशर बराबर हो ग्रेविटेशन इनवर्ड प्रेशर के, सही है। फिर लास्ट MCQ भी इस ऊपर वाली डायग्राम से रिलेटेड है कि व्हाट हैपन्स टू अ स्टार व्हेन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम ग्रेटर दैन इट्स इंटरनल प्रेशर। अब वो कहता है स्टार को क्या होगा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल प्रेशर बढ़ जाए। मैंने कहा ग्रेविटेशनल प्रेशर तो इनवर्ड है, तो स्टार कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स होके या तो ये कोई न्यूट्रॉन स्टार बना लेगा या ब्लैक होल, और इसकी कोर का टेम्परेचर जो है ना कंट्रैक्शन की वजह से वो बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन है द स्टार एक्सपैंड एंड बिकम अ रेड जायंट, ये तो है नहीं जी। स्टार तब एक्सपैंड होता अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। सी है द स्टार रिमेन स्टेबल विद नो चेंज, भाई स्टेबल तब होता अगर इंटरनल और ग्रेविटेशनल प्रेशर बराबर होते। डी है न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप इमीडिएटली, ऐसा हो नहीं सकता, न्यूक्लियर फ्यूल होता है। तो बी ऑप्शन है जी द स्टार कंट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो क्या होगा अगर ग्रेविटेशनल प्रेशर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा इंटरनल प्रेशर थे, तो स्टार अंडरगोज अ ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन, गैस मालिक्यूल्स ग्रेविटी की वजह से कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। स्टार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो स्टार की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हम लिखेंगे द स्टार कंट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम MCQs क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।